Hanji, good morning students. Once again, welcome back for your next class. In the last videos, we have discussed Bohr model of an atom. Today in this video, we are going to start with a new topic, that is atomic spectrum, or we can say that atomic spectra. This atomic spectrum or atomic spectra was the limitation of Rutherford model of an atom. ये एक limitation थी Rutherford model of an atom की, जो वो explain नहीं कर पाया था. फर्दर बोहर ने आके इस चीज को एलेबोरेट किया, एक्सप्लेन किया. अगर आपको याद हो, हमने बोहर मॉडल ऑफ एन एटम में एक पोस्टुलेट पढ़ा था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है, तो वो जो ऑर्बिट है ना वो एनर्जी लूज करता है, ना उस ऑर्बिट में घूमता हुआ ना वो एनर्जी लूज करता है ना वो गेन करता है. उससे नेक्स्ट पोस्टुलेट हमने पढ़ा था कि एक इलेक्ट्रॉन है वो एनर्जी लूज भी कर सकता है और गेन भी कर सकता है. ऐसा कब होगा? जब ये वाला इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट, अपना शेल चेंज करेगा. मतलब अब यहाँ ये कह लीजिए फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जाएगा, सेकंड से थर्ड में जाएगा, या फिर ये भी कह लीजिए थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है या सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है. एक शेल से दूसरे शेल में जब जा रहा है या वहां से वापस आ रहा है, उस टाइम पे जो होगा इलेक्ट्रॉन की एनर्जी चेंज होगी. अगर मान लीजिए फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जा रहा है तो हायर एनर्जी स्टेट में जा रहा है, सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में आ रहा है लोअर एनर्जी स्टेट में आ रहा है. तो दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं, जब एक लेवल से लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जा रहा है तब वो उतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है जितनी उसको यहाँ रिवॉल्व करने के लिए चाहिए. जब सेकंड शेल से फर्स्ट शेल में आ रहा है तो उतनी एनर्जी वो लूज कर रहा है, एमिट कर रहा है जितनी फालतू थी. फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ यहाँ पे घूमने के लिए 2 जॉल ऑफ एनर्जी चाहिए. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट शेल में रिवॉल्व करने के लिए इलेक्ट्रॉन को 2 जॉल ऑफ एनर्जी चाहिए, वाइल सेकंड शेल में रिवॉल्व करने के लिए उसको 10 जॉल ऑफ एनर्जी चाहिए. एक इलेक्ट्रॉन जो फर्स्ट शेल में है उसको यहाँ पे रिवॉल्व करने के लिए 2 जॉल ऑफ एनर्जी चाहिए, और जब वो सेकंड शेल में तो 10 जॉल ऑफ एनर्जी चाहिए. तो जब इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में जाना है, 2 जॉल तो उसके पास है, 10 जॉल के लिए कितनी एनर्जी और चाहिए? 8 जॉल. तो ये एनर्जी वो एब्जॉर्ब कर रहा है लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाने के लिए, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जाने के लिए. दैट मीन्स फ्रॉम n1 टू n2, फर्स्ट ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जाने के लिए. वही मैं बोलूं कि उसको सेकंड वाले से फर्स्ट में वापस आना है, तो कितनी एनर्जी उसको लूज करनी पड़ेगी? 8 जॉल एनर्जी जितनी उसने एब्जॉर्ब करी थी, अब वो उसको एमिट करनी पड़ेगी, लूज करनी पड़ेगी. तो दैट मीन जब भी लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन एनर्जी को क्या करते हैं? एब्जॉर्ब. ठीक है. और जब हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट या लोअर एनर्जी स्टेट पे जाते हैं तो उतनी एनर्जी को क्या करते हैं? लूज. तो दैट मीन्स एक जो इलेक्ट्रॉन है जो वो पर्टिकुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है तब वो ना एनर्जी लूज करता है ना गेन करता है. लेकिन जब हायर एनर्जी स्टेट या उससे लोअर एनर्जी स्टेट में आता है तब वो इलेक्ट्रॉन है एनर्जी लूज भी करता है और गेन भी करता है. दिस वाज द 6th पोस्टुलेट ऑफ बोहर मॉडल ऑफ एन एटम. नेक्स्ट जो आज का टॉपिक है हमारा, दैट इज एटॉमिक स्पेक्ट्रम, व्हिच वाज द लिमिटेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम. देखिए एटॉमिक स्पेक्ट्रम क्या चीज है. देखिए जब व्हाइट लाइट, ठीक है, वो क्या, जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से पास होके 7 कलर्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? फिजिक्स में पढ़ा आपने, डिस्पर्शन. वो जो 7 कलर के बैंड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, द स्प्लिटिंग ऑफ दीज व्हाइट लाइट, जो व्हाइट लाइट आपकी प्रिज्म में से पास हुई वो 7 डिफरेंट कलर्स में जब स्प्लिट हो गई, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम. उस चीज को हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम. क्या है? व्हाइट लाइट को प्रिज्म में से पास किया, ठीक है जी, प्रिज्म में से पास होने पे वो जो व्हाइट लाइट है 7 कलर बैंड्स में स्प्लिट होगी, विच इज वेवग्यूर. ठीक है, डिफरेंट वेवलेंथ की लाइट, डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट होती है उनमें वो स्प्लिट हो गई, कलर्स दिखाई देते हैं. दैट इज नोन एज स्पेक्ट्रम, जिसको हम सिंपली ये बोल सकते हैं, द स्प्लिटिंग ऑफ व्हाइट लाइट इनटू 7 डिफरेंट कलर बैंड्स इज नोन एज स्पेक्ट्रम. चलिए अब देखते हैं, बात करते हैं
टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम की, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। इवन आपके पास नोट्स में यहाँ लिखा हुआ है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। आई वुड रिक्वेस्ट दैट कि वहां से एटॉमिक को कैंसिल आउट कर दीजिए, वहां से रब कर दीजिए, ठीक है जी। यू जस्ट हैव टू राइट टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम। आपके जो स्पेक्ट्रम है वो दो टाइप के, मैं बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ नोट्स में एटॉमिक स्पेक्ट्रम, उस चीज को कैंसिल करके सिर्फ टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम कर लीजिए। स्पेक्ट्रम जो है दैट इज ऑफ टू टाइप्स, एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एमिशन स्पेक्ट्रम एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। हम बेसिकली डिटेल में क्या पढ़ेंगे, हमारे पास क्या है एमिशन स्पेक्ट्रम, इसको भी डिस्कस करेंगे, बट पर्टिकुलरली वी विल स्टडी अबाउट एमिशन स्पेक्ट्रम। देखिए अब एमिशन स्पेक्ट्रम क्या चीज होती है, कोई सब्सटेंस है उसने क्या की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, और एब्जॉर्ब करने के बाद जितनी उसको चाहिए थी उतनी बाकी एनर्जी उसने रेडिएशंस की फॉर्म में बाहर निकाल दी। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ फर्स्ट ऑर्बिट में था, यहाँ सेकेंड हो, मैंने बोला फर्स्ट शेल में घूमने के लिए 2 जॉल एनर्जी चाहिए, सेकेंड शेल में घूमने के लिए 10 जॉल एनर्जी चाहिए। अब जब उसको सेकेंड शेल से मतलब n इक्वल्स टू 2 से n इक्वल्स टू 1 में आना है, उस टाइम पे कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी वो लूज करेगा, 8 जॉल। तो वो 8 जॉल ऑफ एनर्जी लूज कर रहा है, एमिट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। दिस इज नोन एज एमिशन स्पेक्ट्रम। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रम। अब ये एमिशन स्पेक्ट्रम हमें दिखाई कैसे देता है, होता क्या है कि कोई सब्सटेंस है, ठीक है, कोई एटम है जिसको हम हीट कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सब्सटेंस के एटम है उसको हम हीट कर रहे हैं, तो वो हीट करने पे उस एटम के जो वेपर्स हैं, मैंने क्या बोला, कोई सब्सटेंस है जिसको हम हीट कर रहे हैं, उस जिस सब्सटेंस को हम हीट कर रहे हैं उसके एटम के जो वेपर्स हैं वो उनको एनर्जी हीट करने पे उनको क्या मिलती है, एनर्जी मिल जाती है। और एनर्जी मिलने पे वो क्या होते हैं, एक्साइटेड हो जाते हैं। उनको जब एनर्जी मिलती है हीट करने पे तो वो क्या होता है, उनको दैट मींस एनर्जी मिल रही है, एनर्जी मिलने पे वो क्या हो जाता है, एक्साइटेड हो जाते हैं। एक्साइटेड होने का मतलब है लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में जा रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, लोअर एनर्जी लेवल से वो हायर एनर्जी लेवल में जा रहे हैं। हम ये बात बोल सकते हैं कि उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर से हायर में जंप कर रहे हैं। ग्राउंड स्टेट से लोअर एनर्जी लेवल, अगर हम बिल्कुल सबसे पहला शेल है दैट मींस ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट में जब वो जंप कर रहे हैं, दैट इज एक्साइटेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। और वो एक्साइटेशन कब हुई, जब हमने एटम जो हमारे पास सब्सटेंस है उसके एटम्स को हमने जब हीट किया तो वेपराइज होने पे उनके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जंप कर गए, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, जब वो हायर एनर्जी लेवल से अपने लोअर एनर्जी लेवल पे वापस आएंगे, जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे वापस आएंगे, जो बात हमने अभी भी पढ़ी थी, बोर का 6 पोस्टुलेट्स, हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल पे आएंगे, उस टाइम पे वो रेडिएशंस एमिट करेंगे। दैट रेडिएशंस आर नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जिनकी पर्टिकुलर वेवलेंथ होगी, पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी होगी। सो दिस इज एमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है जी। एमिशन स्पेक्ट्रम क्या है कि किसी को हम हीट करते हैं, किसी सब्सटेंस को हीट कर रहे हैं, उसका इलेक्ट्रॉन हायर से जब लोअर से हायर में जाता है तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, लेकिन जब हायर से ग्राउंड स्टेट में आता है, लोअर एनर्जी लेवल पे आता है, उस टाइम पे वो एनर्जी एमिट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। So that emission of energy in the form of electromagnetic radiation is known as emission spectra. Is known as emission spectrum or emission spectra. चलिए जी, types of emission spectra. कई लोग इसको अलग अलग भी पढ़ते हैं, कई लोग साथ साथ भी पढ़ते हैं, एक ही बात है। चलिए टिल +1 लेवल भी हम इसको एक साथ पढ़ सकते हैं। दो टाइप की हैं, कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रा, ठीक है। ये है आपका लाइन स्पेक्ट्रा या लाइन स्पेक्ट्रम, इसको आप एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी बोल सकते हैं, इसलिए आपको बोला गया था वहां पे कट करिए, एटॉमिक स्पेक्ट्रम या फिर डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम।
बेसिकली भी हम डिटेल में किसके जाएंगे, लाइन स्पेक्ट्रा के। देखिए मैंने क्या बोला कि ये मान लीजिए व्हाइट लाइट आ रही है, इसको स्लिट में से हम पास कर रहे हैं, दिस इज प्रिज्म। अब ये प्रिज्म के साथ टकराने पे 7 डिफरेंट कलर, फोटोग्राफिक प्लेट में हमें 7 डिफरेंट कलर बैंड्स दिखते हैं, 7 डिफरेंट कलर बैंड दिख रहे हैं, और सारे के सारे 7 कौन से हैं, विबग्योर। 7 डिफरेंट कलर बैंड दिख रहे हैं अगर हमें फोटोग्राफिक प्लेट पे, तो इसका मतलब ये जो स्पेक्ट्रम है वो कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। होता क्या है इस कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, जैसे रेनबो में हमें दिखता है, रेनबो में 7 के 7 कलर्स दिखते हैं। इसमें क्या होता है, एक स्पेक्ट्रम मतलब एक ये जो आपके ये बोल दीजिए एक रेडिएशन दूसरे के ऊपर क्या कर रही है, ओवरलैप कर रही है, एक दूसरे के साथ कॉन्टिन्यूटी में जुड़े हुए हैं। सो दिस इज व्हाट कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम, मतलब सारे के सारे वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के जो बैंड्स हैं वो हमें यहाँ पे अपेयर हो रहे हैं, दिस इज कॉन्टिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम में क्या होगा, लाइन स्पेक्ट्रम में ये हो रहा है कि किसी वोलेटाइल सब्सटेंस को अगर हम हीट कर रहे हैं या लो प्रेशर पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर रहे हैं उसमें गैस भर के, क्या बोला मैंने, कोई वोलेटाइल सब्सटेंस है उसको या तो हम हीट कर रहे हैं या किसी गैस को डिस्चार्ज ट्यूब में रख के लो प्रेशर पे इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कर रहे हैं, तो वो भी क्या है, वो प्रिज्म में से पास होगी। और प्रिज्म में से पास होने पे सारी की सारी बैंड्स नहीं दिखेंगे, कुछ बैंड्स दिखेंगे, जैसे मान लीजिए वॉयलेट दिख गया, वॉयलेट के बाद रेड दिख गया, येलो दिख गया, ऐसा कुछ। दैट मीन्स सारे के सारे जो 7 बैंड्स ऑफ कलर्स हैं, ठीक है, जो 7 कलर बैंड्स है वो आपको नहीं दिखाई दे रहे, कुछ कुछ कलर दिखाई दे रहे हैं। दैट मीन्स बीच में से कुछ मिसिंग है। दैट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रा इज नोन एज डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा। डिस्क्रीट मीन्स बीच में से मिसिंग है, सारे नहीं है, बिखरे हुए हैं। लाइन स्पेक्ट्रा या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रा। लाइन स्पेक्ट्रा क्यों, क्योंकि इनकी बिल्कुल ब्राइट लाइंस अपेयर हो रही होती, पर्टिकुलर सारे वेवलेंथ की लाइट्स नहीं मिलती हैं, सिर्फ जो एमिट हो रही हैं वो कुछ पर्टिकुलर, यहाँ से तो सारी वेवलेंथ बाकी उसने एब्जॉर्ब कर ली, जितनी सिर्फ आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है वो सारी नहीं दिखाई देगी। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ एमिशन स्पेक्ट्रम इज नोन एज लाइन स्पेक्ट्रम, डिस्क्रीट स्पेक्ट्रम या फिर एटॉमिक स्पेक्ट्रम। ठीक है जी। दूसरी चीज हमें क्या याद रखनी है, कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी एटम है आपके पास, जैसे हाइड्रोजन है, हीलियम है, ये अलग अलग एटम्स है, इन सबका जो लाइन स्पेक्ट्रा है वो डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ अगर आप हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रा देखते हो तो आपको सिर्फ वॉयलेट और रेड कलर दिखाई देता है, वहीं आप अगर हीलियम का स्पेक्ट्रा देखते हो तो आपको कोई और कलर्स दिखाई दे रहे हैं। तो दैट मीन्स, और उनकी फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ भी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, मैं कहती हूँ यहाँ पे जो आपको वॉयलेट दिख रहा है उसकी वेवलेंथ है 4000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, हो सकता है हीलियम के केस में भी वॉयलेट दिखे लेकिन उसकी वेवलेंथ है 4005 एंगस्ट्रॉम। तो दैट मीन्स रेंज ऑफ कलर्स भी पिंक है, पिंक डिफरेंट टाइप के होते हैं, रेड भी अलग अलग टाइप के कलर्स होते हैं, एक सिर्फ रेड नहीं होता है, रेड के भी कई वैरायटीज है। तो डिफरेंट वेवलेंथ जो है वो आपको अपेयर हो रही है, इस वजह से ये कहा जाता है जो लाइन स्पेक्ट्रम है वो किसी भी एटम का क्या है, फिंगरप्रिंट। जैसा हम ह्यूमन बीइंग्स होते हैं, हम लोगों का जो फिंगरप्रिंट है एवरी ह्यूमन बीइंग का क्या है, डिफरेंट। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की जाती है ना आइडेंटिफाई करने के लिए। हर एक इंडिविजुअल, हर एक ह्यूमन का फिंगरप्रिंट अलग है, किसी भी ह्यूमन का फिंगरप्रिंट दूसरे से मैच नहीं करेगा। इन द सेम वे हर एटम को पता लगाने के लिए ये चीज फाइंड आउट की गई कि हर एटम का जो स्पेक्ट्रम है वो लाइन स्पेक्ट्रम है वो अलग अलग है, जिसकी वजह से उस स्पेक्ट्रम को स्टडी करके हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कौन सा एटम किसका है। मतलब कोई पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम आता है तो ये हाइड्रोजन का है, कोई और पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम है वो मान लो सोडियम क्या है या हीलियम क्या है। तो दैट मीन्स हर एटम का अपना एक इंडिविजुअल स्पेक्ट्रम है, लाइन स्पेक्ट्रम है। दैट्स व्हाई हम ये जो आपका लाइन स्पेक्ट्रम है इसको फिंगरप्रिंट स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। आई होप ये चीज आपको समझ में आई होगी। लेकिन मेन चीज जो आपको ध्यान रखनी है, थिंग इज दैट कि हमारे सिलेबस में सिर्फ लाइन स्पेक्ट्रम में क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम है
और अगर जब आप लिमिटेशंस पढ़ोगे ना, ये चीज आप पढ़ोगे भी, बोहर जो है वो सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन कर पाया, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को, मतलब जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। एक इलेक्ट्रॉन का मतलब मान लो हाइड्रोजन में एक He पॉजिटिव आ गया तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, Li2 पॉजिटिव आ गया तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। दैट मीन्स चाहे वो आयन है चाहे वो एटम है, लेकिन सिर्फ वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन कर पाया, मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन फॉर एमिशन स्पेक्ट्रम फॉर हाइड्रोजन एटम। चलिए जी, फर्स्ट शेल, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है जी। ये एनर्जी बेशक कोशिश करो कि आप याद रखो, इट्स वेल एंड गुड। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है ये एनर्जी, -3.4, -1.51 एंड -0.5। अगर आपको ना याद हो तो बता देते ये हमने कैसे निकाली। अगर आपको याद हो, पोस्टुलेट क्या था, अकॉर्डिंग टू बोर पोस्टुलेट्स, बोर का मॉडल जो था, एनर्जी इज इक्वल टू 13.6 -13.6 इंटू Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये फॉर्मूला आपने याद करो किया हुआ है, इसमें आप वैल्यू पुट करोगे Z। हम किसके लिए बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन, तो Z की वैल्यू हमेशा हर ऑर्बिट में क्या रहेगी, सेम रहेगी, दैट इज 1। N की वैल्यू क्या होती है, N मतलब शेल नंबर या ऑर्बिट नंबर, ये आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अलग अलग निकालेंगे तो फर्स्ट शेल के लिए जब n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो एनर्जी आएगी ये, सेकंड शेल के लिए n की वैल्यू पुट करेंगे तो एनर्जी आएगी ये, थर्ड के लिए ये, और फोर्थ के लिए ये। इट्स बेटर कि अगर आपको ये फर्स्ट 4 याद हो जाए। कुछ चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। पहला क्या है, ऑन हीटिंग, जब हम हीट करते हैं किसी सब्सटेंस को, इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल। इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जो है वो जंप करता है। ये बात हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेकंड पार्ट, सेकंड पॉइंट क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन, व्हेन इलेक्ट्रॉन रीचेस एट हायर एनर्जी लेवल, जब वो हायर एनर्जी लेवल पे पहुंच जाता है, देयर इट गेट अनस्टेबल। वहां पे क्या चीज होती है, वो अनस्टेबल हो जाता है। मतलब कोई चीज एक्सेस में जितनी उसको चाहिए नहीं उतनी एक्सेस में, तो उस पर प्रेशर बढ़ जाता है, तो मतलब वो चिड़चिड़ा हो गया, दैट मीन्स अनस्टेबल हो जाता है। अपनी नॉर्मल स्टेट में हम रहते हैं और एक एक्साइटेड स्टेट में रहते हैं, तो एक्साइटेड स्टेट में वी आर अनस्टेबल। इन द सेम वे इलेक्ट्रॉन्स इन इवन अनस्टेबल एट हायर एनर्जी लेवल। देखिए, व्हेन इलेक्ट्रॉन फॉल्स बैक टू लोअर एनर्जी लेवल और ग्राउंड स्टेट, लोअर एनर्जी लेवल या ग्राउंड स्टेट पे वापस आता है, इट एमिट एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, फॉर्म ऑफ रेडिएशन। रेडिएशन मीन्स यहाँ पे एनर्जी एमिट हो रही इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। कहने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप किया, मान लीजिए फर्स्ट शेल से सेकंड शेल में, लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल पे जंप किया, तो वो एनर्जी क्या है, एब्जॉर्ब करता है। लेकिन जब वो सेकंड से फर्स्ट में वापस जा रहा है, when electron falls back to lower energy level, अपने lower energy level पे वापस जा रहे हैं, अपनी ग्राउंड स्टेट पे वापस जा रहे हैं, तो वहां से वापस जाने पे क्या होगा, वो एनर्जी एमिट करेगा इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन, और वो रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, फोटोन की फॉर्म में जो है एनर्जी वो एमिट करेगा। ये बात आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक है जी। अब मान लीजिए, अभी अगर आपको इस फोटोन की एनर्जी निकालने को आ जाए, तो आप इस फोटोन की एनर्जी कैसे निकालोगे। इस फोटोन की एनर्जी है डिफरेंस E2 माइनस E1, या ये भी बोल लीजिए E फाइनल माइनस E इनिशियल। मतलब जिस ऑर्बिट में वो पहुंचा है वहां पे क्या एनर्जी है, माइनस जिस ऑर्बिट में वो वापस आया वहां पे क्या एनर्जी है।
चलिए देखते हैं, मान लीजिए आपको E2 माइनस E1 कर देते हैं। हाँ जी देखिए, या EN2 माइनस EN1 ऐसे लिख लेते हैं। माइनस 3.4, यहाँ पे इतनी एनर्जी है, माइनस 13.6 इक्वल्स टू माइनस 3.4 प्लस 13.6, आई थिंक सो ये आएगा आपका 10.2। तो दैट मीन्स जो फोटोन यहां से निकला उसकी एनर्जी कितनी थी, 10.2। दैट मीन्स इसकी एनर्जी और इसकी एनर्जी के बीच, मतलब हायर वाला शेल और लोअर वाला शेल, इन दोनों की एनर्जी, इन दोनों के बीच में जितना एनर्जी डिफरेंस है, उस डिफरेंस जितनी एनर्जी से जो फोटोन है वो एमिट करेगा, वो बाहर आएगा। ठीक है जी, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट वन मोर थिंग जो हमें याद होनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए। हम ये बात तो कर चुके हैं कि एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू EN2, मतलब हाइयर माइनस लोअर या फाइनल माइनस इनिशियल, जैसे मर्जी कर लीजिए। और हमें ये भी पता है एनर्जी ऑफ फोटोन प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग hc अपॉन लैम्डा। प्लैंक क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग एनर्जी ऑफ फोटोन किसकी इक्वल है, hc अपॉन लैम्डा। तो इन दोनों को इक्वेशन कंपेयर करके ये चीज हो सकती है, hc अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू EN2 माइनस EN1। ठीक है जी, आई होप ये रिलेशन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है जी, आपके पास आप अगर यहाँ से चाहो तो आप यहाँ से वेवलेंथ का फॉर्मूला भी निकाल सकते हो। ठीक है, अगर एक स्पेशल फॉर्मूला चाहिए, स्पेशल नोट में आपको एक लिखवाया हुआ फॉर्मूला, अगर आपको एंगस्ट्रॉम में चाहिए तो लैम्डा इज इक्वल्स टू 12375 एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर आप ये फॉर्मूला यूज करते हो तो डायरेक्टली आपके पास जो वैल्यूज है एनर्जी की वो एंगस्ट्रॉम में आ जाती है। ठीक है, कंपल्शन नहीं है आपने ये फॉर्मूला याद करना, दैट इज जस्ट द ट्रिक फॉर्मूला। चलिए, एक आपका जो स्पेशल फॉर्मूला है जो आपको पता ही होना चाहिए, जो फॉर्मूला फर्दर यूज भी होएगा, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू 30, इसकी डेरिवेशन नहीं है, दिस इज अ स्पेशल फॉर्मूला फॉर यू, 13.6 z स्क्वायर अपॉन hc, 1 अपॉन n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n फाइनल का स्क्वायर, मतलब n1 माइनस n2 का स्क्वायर, ये चीज है। नाउ 13.6 hc दिस इज इक्वल्स टू r, इस चीज को हम बोलते हैं रिडबर्ग्स, ये आपको पता होना चाहिए, रिडबर्ग्स कांस्टेंट। रिडबर्ग्स कांस्टेंट की वैल्यू आती है 1.0967। ठीक है जी, 9677 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स, या आप ये याद कर लीजिए, या 1.09 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स। वैसे तो कोशिश करिए कि प्रॉपर वैल्यू याद रखें, 1.09677 इंटू 10⁻⁻7 इज द वैल्यू ऑफ रिडबर्ग्स कांस्टेंट। चलिए अब देखिए, ये चीज इसका मतलब क्या है, हमारी रिडबर्ग्स कांस्टेंट इक्वल्स टू r z स्क्वायर इंटू 1 अपॉन n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n फाइनल स्क्वायर। ठीक है जी, ये है आपका 1 अपॉन लैम्डा का फॉर्मूला, जिससे आप वेवलेंथ को कैलकुलेट कर सकते हो। इसको हम बाल्मर फॉर्मूला भी बोलते हैं। ठीक है जी, इसके अलावा एक स्पेशल चीज जो आपको याद रखनी है, दैट इज योर विश, 1 अपॉन आर की वैल्यू लगभग 911 एंगस्ट्रॉम। ये हम कई बार न्यूमेरिकल्स के लिए कम ज्यादा भी कर लेते हैं, बट आप कोशिश करेंगे कि आप इस फॉर्मूला से कैलकुलेट करें, दैट वुड बी इजी फॉर यू, दैट वुड बी अप्रोप्रिएट फॉर यू एट दिस लेवल। ठीक है जी, in the next video we will start with a new topic, that is spectral series, which is very important. ठीक है जी, I hope this topic is clear to you. Be free to take any of the doubts. Till then, keep studying. Thank you so much.